नमस्कार। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे ये वीडियो अपने आप में संपूर्ण है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद ऑर्गेनाइजेशंस के नाम, उनके हेडक्वार्टर्स और उनका फील्ड ऑफ ऑपरेशन यानी कार्य क्षेत्र, इसमें आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ये वीडियो स्टूडेंट्स के अलावा उनके लिए भी है जिन्हें नई नई चीजें जानने और सीखने में रुचि होती है। वी हैव डिवाइडेड आवर अर्थ बाय मेनी बाउंड्रीज व्हिच हैव बीन डिमार्केटेड ऑन वेरियस फैक्टर्स लाइक ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल और पॉलिटिकल, लेकिन अंततः हर इंसान की बेसिक नीड्स होती हैं और वो पूरे विश्व में एक ही है, जैसे कि साफ हवा, साफ पानी, सिक्योरिटी, चाहे वो फाइनेंशियल हो या सोशल हो, ईंधन, फोसाइल फ्यूल्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इक्वल ट्रीटमेंट, किसी तरह का भेदभाव ना हो। तो इन सब गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ देशों ने मिलकर ऑर्गेनाइजेशंस बनाए और समय समय पर उसके मीटिंग्स होते हैं जिसके द्वारा वो आगे की अपनी पॉलिसी तय करते हैं। इनके कुछ रिपोर्ट्स भी आते हैं जिससे ये जान पाते हैं कि जिस दिशा में ये आगे बढ़ रहे हैं वो सही दिशा है या नहीं, सही गति से बढ़ रहे हैं या नहीं। तो ऑर्गेनाइजेशंस को समझने के लिए वर्ल्ड मैप को हम 3 हिस्से में बांट लेते हैं: एशिया, अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका। यूरोप एंड अफ्रीका को मैंने इसलिए एक साथ रखा है क्योंकि अफ्रीका में बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर हैं, तो ये दोनों हम साथ में कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ आर्नोल्ड के घर ऑस्ट्रिया, और ये है ऑस्ट्रिया का वियना हम सबसे पहले देखेंगे। यहाँ पे टोटल 3 ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स हैं। पहला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। नाम से ही पता चल रहा है पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि इनके पास तेल के खान हैं, बहुत जमा करके रखा है इन लोगों ने। तो 1960 में 5 मुस्लिम कंट्रीज ने मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया और फिर समय के साथ इसमें और देश जुड़ते चले गए। आप देख सकते हैं लीबिया, यूएई, अल्जीरिया, नाइजीरिया, गैबन, इक्वेटोरियल गिनी और कॉन्गो, इन देशों ने बाद में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को ज्वाइन किया। इसमें कुछ ऐसे देश भी थे जिन्होंने ज्वाइन तो किया लेकिन फिर उसे छोड़ भी दिया, जैसे इंडोनेशिया, इक्वाडोर, कतर, अंगोला ऐसा देश है जिसने जनवरी 2024 में ही ओपेक छोड़ा है। मैं आपको बताता चलूं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट के मैगजीन्स अपडेट नहीं किया गया है और वो आज भी यही मेंशन करते हैं कि ओपेक में 13 मेंबर्स हैं, जो कि गलत है। अब ओपेक में सिर्फ 12 मेंबर्स हैं और मैं ये दावा भी करता हूं कि इस सेशन में बिल्कुल भी एरर नहीं है, क्योंकि इसको बहुत बारीकी से जांच करने के बाद मैंने बनाया है, तो आप इस पे पूर्ण भरोसा कर सकते हैं। ओपेक का फंक्शन क्या है? अपने सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना और तेल बाजारों का स्थिरीकरण सुनिश्चित करना, यानी कि ऑयल मार्केट में स्टेबलाइजेशन लाना, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, इसको कंट्रोल करना भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की ड्यूटी है। अगला ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये 1966 में बनाया गया था। इसके 172 मेंबर्स हैं और ये 3 क्षेत्रों में काम करता है। एक तो ये भूख मिटाने के लिए बिजनेसेस को मदद करता है ताकि वो सीधा खाना खेतों से लेकर प्लेट तक पहुंचाएं। फार्म टू फोर्क का मतलब खेत से सीधा डाइनिंग टेबल पे। सप्लाई चेन मेंटेन हो, इसका भी ख्याल ये रखते हैं और ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है उसे भी कम किया जाए। तो ये 3 क्षेत्रों में यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ही एक एजेंसी है। अगला ऑर्गेनाइजेशन है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट आइजनहावर ने 1953 में जनरल असेंबली में स्पीच दिया था जिसका नाम था एटम्स फॉर पीस। उसमें उन्होंने ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी जो न्यूक्लियर एनर्जी को, न्यूक्लियर पावर को पीसफुल तरीके से यूटिलाइज करे। न्यूक्लियर एनर्जी में बहुत पोटेंशियल होता है। फोसाइल फ्यूल्स का जो एनर्जी है उससे कहीं ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जी में पोटेंशियल होता है और उसको यूज करने से बहुत सारे मॉडर्न लाइफ प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जा सकता है। तो IAEA इसी क्षेत्र में काम करता है। अब वियना से हम चलते हैं रोम की तरफ। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ये इतना खूबसूरत है कि एग्जाम्पल के लिए लोग कहते हैं रोम इज नॉट बिल्ट इन अ डे।
कोई भी बड़ा कार्य एक दिन में नहीं किया जा सकता है, वो आसान नहीं होता है, उसमें मेहनत लगती है, समय लगता है। तो रोम में है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है। 195 मेंबर्स हैं इसके, जिसमें 194 कंट्रीज हैं और एक सदस्यता यूरोपियन यूनियन के पास है। यूरोपियन यूनियन ग्रुप ऑफ यूरोपियन कंट्रीज हैं, हम देखेंगे आगे यूरोपियन यूनियन के बारे में भी। तो ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, भूख को हराने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का मार्गदर्शन करता है। गरीबी और भूख बहुत बड़ा मुद्दा है और लगभग सभी देश इससे परेशान हैं। इसके लिए एक फंड भी क्रिएट किया गया है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और यूनाइटेड नेशन की स्पेशल एजेंसी है जो डेवलपिंग कंट्रीज के रूरल एरिया में गरीबी और भूख को खत्म करने में कार्यरत है। रोम से अब हम सीधा चलते हैं जेनेवा की तरफ, जहां 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स हैं। ऐसा कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो अगर आपके प्रेम नहीं है तो जेनेवा के ऑर्गेनाइजेशन याद करके आप भी खुद को छोटा मोटा पंडित तो मान ही सकते हैं। तो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन हम देख रहे हैं, यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ये 1963 में बनाया गया था और इसका पर्पस ये था कि जो नए आजाद देश हैं यूनाइटेड नेशंस में, उनके डिप्लोमेट्स को ट्रेनिंग दी जाए। अगला ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आप यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि मैंने हर ऑर्गेनाइजेशन के नाम के साथ उनका लोगो भी अटैच किया हुआ है, जिससे आप पिक्टोरियल फॉर्म में आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का लोगो कैसा दिखता था, और फिर कंफ्यूजन नहीं होगा, आप अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये इकलौता ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 3 पक्ष हैं, सरकार, एम्प्लॉयर्स यानी जो नौकरी देते हैं वो, और वर्कर्स। इसके टोटल 187 मेंबर्स हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन 1919 में बनाया गया था। 1 मई को मे डे मनाया जाता है, यानी लेबर डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका थीम लाइन है एडवांसिंग सोशल जस्टिस, प्रमोटिंग डिसेंट वर्क। अगला ऑर्गेनाइजेशन है यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। आप इसका शॉर्ट फॉर्म देखिएगा, UNHCR। ये ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जब लोगों के पास घर नहीं थे, तब उन रिफ्यूजीज को हेल्प करने के लिए 1950 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। इसमें टोटल 135 मेंबर्स हैं। अगला ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। अब मैंने आपको पिछला ऑर्गेनाइजेशन जो बताया UNHCR था, वो कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, और ये HRC है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ये 2006 में बनाया गया था। इसके टोटल 47 मेंबर्स हैं। एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथनिंग द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अराउंड द ग्लोब। अगला ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। 194 मेंबर स्टेट्स हैं इसके। 1945 में बनाया गया था और इसका काम है स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने के लिए अपने मेंबर स्टेट्स का सपोर्ट करना। अगला ऑर्गेनाइजेशन है WMO, वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसके टोटल 193 मेंबर्स हैं। 1950 में इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था ताकि क्लाइमेट और इन्वायरमेंट की जानकारी प्राप्त की जाए और पूर्वानुमान किया जाए। मेटीरियोलॉजिकल डाटा, जो क्लाइमेट डाटा होता है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत सहायक होता है। अगला ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसे 1995 में बनाया गया था। इसका काम है ट्रेड के नियम निर्धारित करना। फॉर एग्जाम्पल, कोई देश है जहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई है, तो ऑब्वियस है कि वहां का जो प्रोड्यूस होगा वो महंगा बिकेगा मार्केट में। और कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव मार्केट है जो बहुत कम दामों पर प्रोडक्शन कर रहा है, तो फिर तो ऐसा होगा कि जहां सस्ता मिल रहा है सब वहीं से खरीदेंगे, और जो प्रोडक्शन बहुत कॉस्टली है
उसका सामान बिकेगा ही नहीं। इन चीजों को बैलेंस करने के लिए WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। इसके टोटल 164 मेंबर्स हैं। अगला ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसे 1967 में बनाया गया था। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है समझने के लिए इस वीडियो को एक प्रोडक्ट मानते हैं। इसका प्रोडक्शन मैंने किया तो ये मेरी प्रॉपर्टी है। अब मान लीजिए किसी दूसरे चैनल ने इस वीडियो को पोस्ट किया और उसके चैनल पे ये वीडियो देखा जा रहा है। इससे नुकसान क्या हुआ कि जिसने प्रोडक्ट बनाया उसका प्रोडक्ट लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं और जिसका मार्केट रीच ज्यादा है उसके प्रोडक्ट ज्यादा बिकने लगे। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? जिसने प्रोडक्शन किया है वो डीमोटिवेटेड हो जाएगा। ऐसे और दूसरे प्रोड्यूसर्स भी जो होंगे वो भी डीमोटिवेटेड हो जाएंगे। फिर क्रिएटिविटी और इनोवेशन को सपोर्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपनीज को और इनोवेटर्स को मदद करता है ताकि वो अपना प्रोडक्ट बना सके। इस ऑर्गेनाइजेशन को 1967 में बनाया गया था। इसके टोटल 193 मेंबर्स हैं। अगला ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अब WTO हमने देखा था वो ट्रेड के नियम निर्धारित करता था। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसका काम है डेवलपिंग कंट्रीज के हित की बात करना। ग्लोबल इकोनॉमी में डेवलपिंग कंट्रीज का पक्ष रखना UNCTAD का काम है। इस ऑर्गेनाइजेशन को 1964 में बनाया गया था। कंफ्यूजन यहाँ हो सकता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट ये दोनों ट्रेड से रिलेटेड है, लेकिन इन दोनों का कार्य क्षेत्र बिल्कुल अलग है। वो ट्रेड के नियम डिफाइन करता है और ये ट्रेड में डेवलपिंग कंट्रीज का पक्ष रखता है। अगला ऑर्गेनाइजेशन है ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। जब टेलीग्राफ का जमाना था तब से ये ऑर्गेनाइजेशन चला आ रहा है। इसकी स्थापना 1865 में की गई थी और प्रेजेंट टाइम में स्पेस रेडियो कम्युनिकेशन को भी ये रेगुलेट करता है। जेनेवा से अब हम चलते हैं फ्रांस के लियोन में, जहां पे है इंटरपोल। डॉन को जो 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही थी, उन 11 देशों के पुलिस को कंट्रोल कर रहा था इंटरपोल। इसका स्थापना 1923 में किया गया था और इसके टोटल मेंबर्स है 196। अब हम चलते हैं फ्रांस के ही दूसरे शहर पेरिस में, जहां पे अभी ओलंपिक खेला जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को। नाम से ही कितना सोफिस्टिकेटेड लग रहा है। बिल्कुल पढ़ाई लिखाई वाला ऑर्गेनाइजेशन है ये और इसका काम भी वैसा ही है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सुना होगा आपने। इसका एक सिटीज का भी नेटवर्क है, क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। जिस शहर का यूनिक कैरेक्टर होता है उसको ये रिकॉग्नाइज करता है, जैसे फिल्मों पे आधारित, लिटरेचर के लिए, आर्ट के लिए। ऐसे जो फेमस सिटीज हैं उनको ये रिकॉग्निशन देता है। और भी बहुत सारे कार्य क्षेत्र हैं यूनेस्को के। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। इसके टोटल 194 मेंबर्स हैं। अगला ऑर्गेनाइजेशन है OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये गवर्नमेंट्स को एडवाइस करता है पॉलिसीज बनाने में, जिससे कंट्रीज सस्टेनेबल ग्रोथ कर पाएं। सस्टेनेबल ग्रोथ क्या होता है? जहां पे हम इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखते हैं, इस तरह का ग्रोथ कर पाएं। इंक्लूसिव ग्रोथ हो जिसमें समाज का कोई कम्युनिटी छूट न जाए। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। इसके टोटल 38 मेंबर्स हैं। दूसरे सोर्सेज में अभी भी 37 मेंबर ही मेंशन किया हुआ है। तो मैं आपको फिर से अश्योर कर दूं, इस वीडियो में जो भी डिटेल्स मैं बता रहा हूं वो बिल्कुल सटीक और एरर फ्री है। पेरिस से अब हम चलते हैं बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। यूरोपियन यूनियन अभी बहुत न्यूज में आ रहा है। यूरोपियन यूनियन एक सुप्रा नेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है। सुप्रा नेशनल क्या होता है? इंडिया जैसे एक नेशन है तो ये सुप्रा नेशनल है, यानी बहुत सारे नेशंस का मिला हुआ एक ग्रुप। और यूरोपियन यूनियन ही इन देशों के लिए नियम निर्धारित करता है। ये एक बड़ा यूनियन है इन देशों का
जैसे हमारा देश स्टेट्स का यूनियन है, बहुत सारे स्टेट्स आते हैं हमारे देश के अंदर, तो ये एक नेशन बना। वैसे ही बहुत सारे नेशन का एक ग्रुप है, यूनियन है, उसे हम कहेंगे सुप्रा नेशनल। इसका एक और एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, यूएसएसआर, जिसका हिस्सा यूक्रेन भी था। जो आज रशिया और यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, ये पहले एक ही सुप्रा नेशनल के हिस्से थे। इसमें टोटल 27 मेंबर स्टेट्स हैं। इसकी स्थापना 1951 में की गई थी 6 देशों के द्वारा। तब इसका नाम यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी था। फिर 1958 में इसका नाम बदलकर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी किया गया, और जिस यूरोपियन यूनियन के नाम से हम इसे जानते हैं आज, ये 1993 में रखा गया था। अगला बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब अटलांटिक के आसपास के देश हैं। इसमें अमेरिका भी है और यूरोप के भी कंट्रीज हैं। ये अपने मेंबर स्टेट्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, चाहे वो पॉलिटिकली हो या बाय फोर्स हो। यूक्रेन और रशिया में जो लड़ाई हो रही है, इसका बहुत बड़ा मुद्दा है नाटो। यूक्रेन वेस्टर्न कंट्रीज से ज्यादा क्लोज है, जो रशिया को बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरी तरफ नाटो यूक्रेन के मेंबरशिप को डिले कर रहा है, क्योंकि अगर यूक्रेन मेंबर बना तो फिर ये सारे कंट्रीज डायरेक्टली रशिया के साथ वॉर में इन्वॉल्व हो जाएंगे। ब्रुसेल्स से हम चलते हैं दी हेग की तरफ। यहाँ 2 महत्वपूर्ण इंटरनेशनल कोर्ट हैं। एक का नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और दूसरा है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशन के अंदर आता है और ये कंट्रीज के बीच के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है। वहीं दूसरी तरफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसके ट्रायल इंडिविजुअल्स के लिए होते हैं जो हीनियस क्राइम में शामिल हो, जैसे कि वॉर क्राइम्स, जेनोसाइड, जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम है। हाल ही में रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन के लिए अरेस्ट वारंट जारी किया था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने। इसीलिए मैंने इन दोनों को एक साथ डिस्कस कर लिया है, क्योंकि बहुत सारे कॉमन चीजें हैं, सिर्फ फील्ड अलग है। आईसीजे स्टेट्स के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है और क्रिमिनल कोर्ट इंडिविजुअल ट्रायल करता है। हेग से हम चलते हैं लंदन की तरफ, जहाँ पे है 2 ऑर्गेनाइजेशंस। पहला द कॉमनवेल्थ, इसके टोटल 56 मेंबर्स हैं। मोस्टली इसके मेंबर्स वो हैं जो ब्रिटिश एम्पायर में उनके कॉलोनीज हुआ करती थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये ऑर्गेनाइजेशन हर कंट्री के लिए ओपन है, कोई भी इसे ज्वाइन कर सकता है। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। पहले हमने जो देखा था वो वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन था, WMO, और ये IMO है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेवारी है शिपिंग की सिक्योरिटी और उससे हुए पॉल्यूशंस को भी कंट्रोल करना। जैसे हम न्यूज में कभी कभी देखते हैं, समंदर में ऑयल स्पिल हो गया, कार्गो शिप से तेल बह गया समंदर में, जो कि मरीन लाइफ के लिए घातक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन मरीन पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करने के लिए काम करता है। यूरोप के सारे ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट करने के बाद हम देखते हैं अफ्रीका के ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ सिर्फ 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं। एक है अफ्रीकन यूनियन, जिसके 55 मेंबर हैं। इसे 2002 में बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर अदीस अबाबा में है। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये यूनाइटेड नेशन की ही एजेंसी है, 1972 में बनाया गया था इसे। इसका हेडक्वार्टर नायरोबी, केन्या में है। अमेरिका की तरफ चलने से पहले हम कनाडा को देख लेते हैं। कनाडा में सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1947 में मॉन्ट्रियल में की गई थी। तो हमने यूरोप और अफ्रीका को कंप्लीट किया। अब बढ़ते हैं अमेरिका की तरफ। अमेरिका में सिर्फ आपको 2 लोकेशन याद रखने हैं, न्यूयॉर्क एंड वॉशिंगटन DC। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज हैं और वॉशिंगटन DC में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो पहले देख लेते हैं न्यूयॉर्क में कौन कौन सी एजेंसीज हैं।
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी और इसके टोटल 193 मेंबर्स हैं। उसके बाद 1946 में यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड की स्थापना की गई। यूनिसेफ, जो बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करता है। फिर आता है यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। आप इसके नाम से समझ सकते हैं, जहां पे रिलीफ की जरूरत है वॉर के बाद या डिजास्टर के बाद, वहां पे लोगों की मदद करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। अगला ऑर्गेनाइजेशन है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। ये डेवलपिंग कंट्रीज में वेल्थ क्रिएशन के लिए काम करता है ताकि वहां गरीबी हटाई जा सके और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो। फिर 1969 में यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की स्थापना की गई। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है पॉपुलेशन से रिलेटेड डाटा इकट्ठा करना, पॉलिसीज बनाना, फैमिली प्लानिंग के लिए लोगों को जागरूक करना। अब हम चलते हैं वॉशिंगटन DC, जहां पे 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की भी स्थापना 1944 में ही की गई थी। इसका काम है डेवलपिंग कंट्रीज में लोन प्रोवाइड करके वहां पे डेवलपमेंट कराना। IBRD डेवलपिंग कंट्रीज को लोन के द्वारा मदद करती है ताकि वो अपना डेवलपमेंट कर सकें। उसके बाद 1956 में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना की गई, जो इमर्जिंग मार्केट में प्राइवेट सेक्टर की हेल्प करता है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जो डेवलप्ड कंट्रीज में काम करता है ताकि लाइफस्टाइल को और इम्प्रूव किया जाए। फिर 1945 में IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना की गई। ये यूनाइटेड नेशंस का फाइनेंशियल एजेंसी है जो कंट्रीज को मॉनेटरी कोऑपरेशन प्रोवाइड करता है। यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के ऑर्गेनाइजेशंस को देखने के बाद अब बारी आ गई है अपने घर जाने की। एशिया के ऑर्गेनाइजेशंस को देखेंगे हम। उसके पहले ये 2 डायलॉग फोरम हैं, क्वाड एंड IBSA। क्वाड डायलॉग फोरम 4 देशों का एक ग्रुप है जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स हैं। इसकी स्थापना 2007 में की गई थी, लेकिन फिर 2017 से इसके फॉर्मल मीटिंग्स कंडक्ट करवाए जाने लगे। IBSA इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। ये वो देश हैं जो अर्थ के साउदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड हैं। इंडिया एशिया के साउदर्न पार्ट में है, ब्राजील अमेरिका के साउदर्न पार्ट में है और साउथ अफ्रीका अफ्रीका के साउदर्न पार्ट में है। तो इसे ऑर्गेनाइजेशन फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन भी कहा जाता है। अब 2 बैंक हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये भी कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक फिलीपींस के मनीला में है और इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। और न्यू डेवलपमेंट बैंक चाइना के सांघाई में है। इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। अगर आप अभी भी वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आखिरी स्लाइड है और जल्दी से हम इसको भी खत्म कर लेते हैं। ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। इसकी स्थापना 2008 में की गई थी और इसके टोटल 10 मेंबर्स हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी कि सार्क, नेपाल काठमांडू में है इसका हेडक्वार्टर। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी और फिलहाल इसके 8 मेंबर्स हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, जिसका नाम पहले गुड़गांव था। इसकी स्थापना 2015 में की गई थी और इसके मेंबर बनना सिर्फ उन्हीं कंट्रीज को अलाउड था जहां पे सूरज की रोशनी पड़ती है, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन के कंट्रीज ही इसके मेंबर बन सकते थे। लेकिन फिर 2020 में अमेंडमेंट किया गया और अब अन्य देश भी इसके मेंबर बन सकते हैं, इसलिए बहुत तेजी से ये नंबर चेंज हो रहा है। बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका हेडक्वार्टर ढाका में है। बे ऑफ बंगाल रीजन में इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए यह ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। इसके टोटल 7 मेंबर्स हैं
इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, इसकी स्थापना 2001 में की गई थी और इसके 9 मेंबर्स हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान, इसके टोटल 10 मेंबर्स हैं और इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है और इसका फॉर्मेशन 1967 में हुआ था। तो सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस खत्म हो गए। ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।